नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड टास्क फोर्स शुरू की है। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर प्रोजेक्ट्स के लिए 7,453 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई समिट में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। 2030 तक भारत का आईटी सेक्टर $400 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। ईडी और ममता बनर्जी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 18 मार्च। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को 37 राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान किया। दक्षिण में कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया गुट के विधायक विदेश दौरे पर, जबकि केरला हाई कोर्ट ने नव केरलम कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। न्यूक्लियर बातचीत के बीच खामने का सख्त संदेश, ट्रंप को दिया करारा जवाब। विशाखापट्टनम में 70 देशों की नव सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रपति मुर्मू रही मौजूद। 1270 करोड़ ठिकानों पर सवाल, सीएम पेमा खांडू के रिश्तेदारों को लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों पर ईएसएमए लागू करने की तैयारी, नो वर्क नो पे का सख्त आदेश। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने विजन 2035 के तहत इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसका मकसद समुद्र के अंदर यानी तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है। इस मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरॉन मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग का प्रतीक है। ब्रिटेन के पास ऑफशोर विंड सेक्टर का अनुभव है, जबकि भारत के पास बड़ा बाजार और बढ़ती ऊर्जा मांग है। सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर संभावित परियोजनाएं चिन्हित की है। शुरुआती प्रोजेक्ट के लिए 7,453 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि ऑफशोर विंड से ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 272 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इस साझेदारी से भारत की स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा यात्रा को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। इस बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम और गूगल के साथ सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और गूगल भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 6G तकनीक, क्लीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। ये समिट 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, जिसमें 110 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत का आईटी सेक्टर $400 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें एआई की बड़ी भूमिका होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और ममता बनर्जी के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामला आईपैक ऑफिस की तलाशी को लेकर है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस ने उसके अधिकारियों को कार्रवाई से रोका। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को वेपनाइज नहीं बल्कि टेरराइज किया गया है। ये जवाब वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ की उस दलील पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी को अपनी वेपनाइजेशन यानी दुरुपयोग का सही ठहरान होगा। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है। साथ ही पहले ही 3 एफआईआर पर रोक लगा दी गई है जो बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 जनवरी की तलाशी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल मामला संवैधानिक तरीके से
आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 16 मार्च को 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार समेत कुल 10 राज्य शामिल है। कमीशन 26 फरवरी को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 5 मार्च तय की गई है, जबकि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। वोटिंग 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उसी दिन शाम 5 बजे वोटिंग की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 7 सीटों पर, तमिलनाडु में 6 और बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा आसाम, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी खाली हो रही सीटों पर मतदान होगा। कमीशन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी करने की समय सीमा तय की है। खास बात यह है कि बैलेट पेपर पर वोट देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए विशेष वॉयलेट पेन की इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। दरअसल 37 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसीलिए इन सीटों पर चुनाव कराना जरूरी हो गया है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुट के 20 से ज्यादा विधायक अचानक विदेशी दौरे पर निकल गए हैं। देर रात कुछ विधायक बेंगलुरु एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के लिए रवाना हुए, जबकि कई और विधायक आज विदेश जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पहले करीब 35 विधायक इस दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन विवाद बढ़ते देख ने कुछ आखिरी समय पर अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें इस विदेशी दौरे की कोई जानकारी नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने विधायक एक साथ एक ही समय पर विदेश क्यों जा रहे हैं और उनके दौरे का खर्चा कौन उठा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे गुटबाजी से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले साल दिल्ली और गोवा में हुई हलचल के बाद अब ये विदेशी दौरा कर्नाटका की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला और गर्मा सकता है। कर्नाटका में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने साफ कहा है कि बस सेवाएं बंद नहीं होंगी। परिवहन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बेंगलुरु चलो का आह्वान किया है, ताकि सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं पर खींच सके। लेकिन मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक अक्रम को चारों परिवहन निगम यूनियंस के नेताओं से बातचीत करने के निर्देशन दिए हैं। मंत्री ने कहा कि यूनियंस ने बस सेवाओं रोकने की घोषणा नहीं की है, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2021 में बीजेपी सरकार के दौरान किराए और सामान ढुलाई दर बढ़ाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री आर अशोका ने 5 साल में 47% किराया बढ़ाया था। मंत्री ने कहा कि सरकार अमीरों से लेकर गरीबों को देती है और यही परंपरा है। फिलहाल सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। केरला हाई कोर्ट ने पिनराई विजयन सरकार को बड़ा झटका देते हुए नव केरलम सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। ये कार्यक्रम 1 जनवरी से शुरू किया गया था। सरकार का कहना था कि इसका मकसद लोगों से विकास और कल्याण योजनाओं पर फीडबैक लेना है। इसके लिए घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सेवकों की मदद ली जा रही थी। लेकिन विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने आरोप लगाया कि ये 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी वाम मोर्चा का राजनीतिक प्रचार अभियान है। केरला स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू के नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 20 करोड़ रुपए के आवंटन को रद्द कर दिया है और कार्यक्रम से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह खर्च करना नियमों का उल्लंघन होगा। वहीं राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा है कि सरकार फैसले की समीक्षा करेगी। इस फैसले को चुनाव से पहले सरकार के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।